पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, जीरो कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। एंड सोशल इश्यूज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक एथिकल या सोशल इश्यूज कौन कौन से हमें पेश आते हैं एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर रहते हुए, किन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है, या कौन सी मैरोड वैल्यूज हैं जिनको हमें देखकर अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है। नंबर 1 पे अब जब यहाँ पे हम लोग इसकी देखते हैं स्लाइड्स पे, अंडरस्टैंडिंग एथिकल एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड टू सिस्टम्स, अ मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। 5 moral dissemination of information is information rights and obligation, property rights and obligations। अच्छा, ये हमारे पास था। अब इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट एथिकल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। एक मॉडल जब हम कोई भी बिल्ड करते हैं ना, उसमें हमने एथिकल इश्यूज को भी देखना है, सोशल को भी देखना है और पॉलिटिकल इश्यूज को भी देखना है। पॉलिटिकल इश्यूज क्या होते हैं कि एक जब आप पार्टी बिल्ड कर रहे हो, आप चीज़ों को लेके चल रहे हो, आपका जो सिस्टम है वो उसके मुताबिक वर्क कर रहा है, क्या आपके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं चल रहा, या फिर आपके सिस्टम को कोई तोड़ना तो नहीं चाह रहा, आपका ऑलरेडी जो बिल्ड सिस्टम है। एथिकल में क्या आता है कि मॉरल वैल्यूज के अंदर रहता है हम किस तरह से काम चलते हैं। अब जब सोशल देखते हैं तो सोशली आप लोग दुनिया के साथ कैसे कनेक्टेड करते हो, अपने सिस्टम को कैसे वर्क करवाते हो, इसको हम लोग अपने सोशल एथिकल इश्यूज कहते हैं। अब जब हम एक मॉडल बनाते हैं इनके बारे में हमें इन 3 चीजों के बारे में सबसे पहले सोचना पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें आता है 5 moral dissemination of information है, इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आ जाती हैं। पहले तो हम यही कहते हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन के राइट्स हैं वो हमें पता हो कौन कौन से हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं, उनके ऑब्लिगेशंस क्या है, प्रॉपर्टी के राइट्स क्या हैं, फिर उसके बारे में हम लोग ऑब्लिगेशंस कैसे लेके चल रहे हैं, अपनी चीज़ों को बना कैसे रहे हैं, काम को कैसे लेके चल रहे हैं। हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, हमें पता हो कि हमने क्या प्रॉपर्टी खरीदी, किस तरह की हमने प्रॉपर्टी खरीदी, उसके ऊपर क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं जो हमारे सिस्टम को बिल्ड करवा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। हमारा अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल क्या, हमारा सिस्टम कैसे बिल्ड कर रहा है, अकाउंट्स को कैसे लेते हैं हम, सिस्टम को कैसे चला रहे हैं, कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, सिस्टम क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ QOL जिसे हम बोलते हैं। पहले हमने ये देखना है कि हमारे सिस्टम की क्वालिटी क्या है, किस तरह से हमारा सिस्टम बिल्ड कर रहा है। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे सिस्टम की लाइफ की जो क्वालिटी है वो किस तरह से काम को लेके आगे जा रही है। की टेक्नोलॉजीज ट्रेंड दैट रेज एथिकल इश्यूज। जितने भी हमारी टेक्नोलॉजीज के ट्रेंड्स हैं वो हमें एथिकल इश्यूज पे लेके आते हैं, हमारे इश्यूज को रेज करवाते हैं, हमारे सिस्टम्स को देखने में हमारी हेल्प आउट करते हैं, चीज़ों को बिल्ड करने में काम को आगे लेके जाते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, system quality, quality of life, political issues, social issues, ethical issues, information technology and system, individual, society and पॉलिटिकल। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम को हम देखते हैं, उसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा था जब भी हम कोई काम बिल्ड करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर या मॉडल हम बनाते हैं सिस्टम का, तो हमें 3 चीज़ों को बेसिक देखना पड़ता है, पॉलिटिकल, सोशल एंड एथिकल। इन 3 सिस्टम्स को देखते हुए हम आगे वर्क करवाते हैं। पहले तो हमारे पास आता है कि इन्फॉर्मेशन के राइट्स क्या हैं, उनके ऑब्लिगेशंस क्या है, क्या वैल्यूज हैं, किस तरह हम रहते हुए वर्क करते हैं। फिर प्रॉपर्टी के राइट्स क्या है, उनके अंदर ऑब्लिगेशंस क्या लगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगे। फिर सिस्टम की क्वालिटी कैसे वर्क कर रही है, उनके अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल क्या है, क्या हमने उस वाले से वर्क किया है, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ये देखिए ना, वन बाय वन करके पूरा सर्कल चलता है। पहले आप एथिकल इश्यूज को देखते हैं तो साथ ही आप देखते हो कि इंडिविजुअली तो नहीं आ रहे कि एक पर्सन पे काम करें। जब हम सोशल इश्यूज को देखते हैं तो फिर हम देखते हैं पूरी सोसाइटी को बिल्ड करवा रहे हैं, चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हैं। फिर जब हम पॉलिटिकल इश्यूज को देखते हैं तो उसमें पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो जाते हैं।
अब जब हम इस काम की बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, यानी कि जब इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। हमने 5 टर्म्स का जिक्र किया था ना, तो ये 5 टर्म्स ये नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। नंबर 1 पे आता है इन्फॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, नंबर 2 पे प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, नंबर 3 पे सिस्टम क्वालिटी, नंबर 4 पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, नंबर 4 पे नंबर 5 पे आता है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। इन्फॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात करें तो ये वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हैं जो रूल्स एंड सिस्टम्स के ऊपर लग रहे हैं और हमारे सिस्टम को बिल्ड कराने में हमारी हेल्प करें। प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि पूरे सिस्टम के अंदर अपनी प्रॉपर्टी कैसे बन रही है, काम को कैसे लेकर जाया जा रहा है, उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कर रहे हैं, सिस्टम की क्वालिटी क्या है, क्या सिस्टम कैसे बिल्ड कर रहा है, चीजों को कैसे लेकर चल रहा है, इसको हम चाहते हैं। अब अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी कैसे बन रही है, काम को कैसे बिल्ड किया जा रहा है। एक हमारे पास सिस्टम है, उसमें अकाउंट्स का काम भी आता है, उसके अंदर बजट का काम सिस्टम देखा जाता है, उसकी क्वालिटी क्या है, उस पूरे सिस्टम की लाइफ क्या चल रही है, किस हवाले से। अब जब हमने एक सिस्टम की क्वालिटी बिल्ड की तो हमें इतना पता होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है, यानी कि इसकी लाइफ क्वालिटी कितनी अरसे तक बिल्ड रहेगी, कितना अरसे तक ये हमें गारंटीड काम चलाएगा। अब अकाउंटेबिलिटी में हमने बजट देखना, उसी बजट के अंदर रहता है, हमने उस चीज को कंट्रोल करना होता है, इसको हम अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का नाम देते हैं। ये सारे सिस्टम से जिनको हमने रखा है। अब ये जितना भी कहा था कि हमने की टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स दैट ट्रेस एथिकल इश्यूज, अच्छा यहाँ पे जितने भी की टेक्नोलॉजीज हैं जिनका इधर जिक्र आया, कि ये हमारे पास एथिकल इश्यूज जो होते हैं ना, तो हमारे मॉरल वैल्यूज पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट कर सकती हैं। नहीं, इसको दूर करने का यही इशू होता है कि हमने इसको कंसीडर करना है कि जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो वो राइट हो, हमारे प्रॉपर्टी राइट्स लीगल हो, उनका रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किया, सिस्टम की क्वालिटी हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो कि आपकी क्वालिटी किस तरह से चल रही है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल हो कि हमारा बजट विद इन टाइम हो रहा है, एंड कंट्रोल के मतलब जो हमने टाइम सोचा है उस टाइम के हवाले से हम वर्क कर रहे हैं, इसको हम लोग इस तरह से लेके चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल का जहाँ पे वर्ड आ जाता है इसका मतलब ये होता है कि हमने पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करना है अपने आप को, और उनके साथ अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए वर्किंग में इस चीज को लेकर आना होता है, इसको हम ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी डिटेल्ड वर्क आता है वो क्या आता है कि हाउ इन्फॉर्मेशन सिस्टम आर ट्रांसफर बिजनेसेस, ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेसेस, किस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम जितना भी होता है उसको हम बिजनेस में कैसे लेके जा सकते हैं। इंक्रीज टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट 10% to 15%, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी to customer demands, shifts in media and advertising through emails, blog, Google Ads, new laws and cyber laws। ये कहता है ये टेक्नोलॉजी 4 मेथड उसने हमें बताए हैं कि जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को ट्रांसफर करते हैं किसी भी बिजनेस में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपनी जो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाते हैं, 10% से 15% तक इंक्रीज करते हैं अपनी डिपॉजिटनेस को। कस्टमर्स की डिमांड के मुताबिक अपने मीडिया या एडवर्टाइजमेंट जितने भी हमारे चल रहे हैं, यानी कि ब्लॉग्स, इंफॉर्मेशन, गूगल एड्स, जीटीसी न्यूज के लॉ, साइबर लॉ, इन सबको लगा के हम आगे से आगे अपना काम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज में। इंटरनेट हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ऑन ग्लोबल स्केल। अच्छा, इंटरनेट में हमारे पास क्या होती है कि जितनी भी ग्लोबल सेल्स हैं ये उनको आहिस्ता आहिस्ता करके रिड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी ग्लोबल लेवल पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है कि, और हमारी कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमें चीजों का सामना करने में, कौन से ऑपरेशनल कॉस्ट में या किन चीजों में हमें कमी या पेशी आती है, सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। रिड्यूस्ड ग्लोबल, रिड्यूस ग्लोबल आ जाते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट, हमारी ग्लोबल लेवल पे ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। वर्ल्ड वाइड मार्केट प्लेस में क्या आता है, पूरी दुनिया के साथ हमारी मार्केट प्लेस वैल्यू कस्टमर सप्लायर्स, फाइंडिंग लोअर कॉस्ट सप्लायर्स, मैनेजिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी इन अदर कंट्रीज। हाँ जी, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास जितने भी लो कॉस्ट के सप्लायर्स हैं उनको मैनेज करना है, उनके प्रोडक्ट फैसिलिटी को, फिर उसके बाद वैलिडिटी जितनी भी हमारी है, यानी कि जो उस चीज को बना रही है दूसरी कंट्रीज में सप्लाई कर रही है या उनका जो काम चला रही है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को चला रही है, उसको हम लोगों ने मैनेज करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन द इमर्जिंग फुली डिजिटल फॉर्म, कौन सी आ जाती है, सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप्स आर डिजिटली अनेबल्ड एंड मीडिएटेड। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि जितने भी सिग्निफिकेंट का जहाँ पे वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट होना। हमारा जितना भी डाटा है वो इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप बनाता है, अनेबल करता है हमारे मीडिया को
किसके साथ, कि हम लोग अपना बिजनेस रिलेशनशिप जो होता है उसको इंक्रीज कर सकें। कोर बिजनेस प्रोसेस आर अकॉम्प्लिश थ्रू डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क के थ्रू हम अपने बिजनेस का जो प्रोसेस है अकॉम्प्लिश यानी कि फोरहेड अपने बिजनेस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। की कॉर्पोरेट एसेट्स आर मैनेज डिजिटली, जितना भी एसेट्स है हमारा उनको हम डिजिटली मैनेज करते हैं, यानी कि हमने उनके लिए पेपर वर्क मैनुअली नहीं करना, सारा काम कंप्यूटराइज्ड करते हैं। इसको हम की कॉर्पोरेट एसेट्स कहते हैं, कि जो हमारे मैनेज करवा रहे हैं चीजों को। डिजिटल फंड्स ऑफर ग्रेटेस्ट हाँ देती हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। हाँ जी, यहाँ पे जितनी भी डिजिटल फंड्स हैं वो हमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस एक ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा देते हैं। इनमें टाइम शिफ्टिंग, स्पेस शिफ्टिंग, ईटीसी, ये सारा कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट corporate strategies and achieve corporate goals. Business funds invest heavily in information system to achieve six business बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। यहाँ पे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कि जितना भी हमारी इंडिपेंडेंस है एबिलिटी को यूज करने की इंफॉर्मेशन में, या फिर वो एबिलिटी जो कि हमारी स्ट्रेटेजी के साथ कोऑपरेट करवाती है, हमारी डाटा को आगे से आगे लेकर जाती है, वो हैवीली इंफॉर्मेशन सिस्टम को अचीव करते हैं। उनकी 6 बिजनेस स्ट्रेटेजीज ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1 operational excellence, number 2 new product services and business models, number 3 customers and suppliers intimacy formality, and number 4 improved decision making, number 5 competitive advantage, number 6 survival। अब नंबर 1 पे जो है ऑपरेशनल एक्सीलेंस, ऑपरेशनल से मुराद ये है कि हमने उसके फंक्शनैलिटी, उसके ऑपरेशंस को देखना है, उनको जज करना है। एक्सीलेंस से मुराद के बेहतरीन अंदाज में उनकी एफिशिएंसी को देखते हुए काम को आगे लेके जाना। यूज एज टूल टू अचीव हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, हमें ये टूल्स एंड हायर एफिशिएंसी जो होगी उसको देखते हुए वर्क को आगे लेके जाना है कि हमारी जो एफिशिएंसी है, ये चीज़ है, वो कैसे वर्क कर रही है, वो एफिशिएंटली चल भी रही है कि नहीं चल रही, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, किस तरह से वो काम को आगे लेके जा रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज एंड बिजनेस मॉडल, अब जब न्यू का नाम आया तो हमने जितनी भी न्यू प्रोडक्ट बनाई उनकी सर्विसेज यानी उनके बिजनेस मॉडल्स को बिल्ड करना है। म्यूजिक इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स न्यू मॉडल्स ईजी। अच्छा, यहाँ पे MEL के ये क्या है, ये मॉडल्स के नाम है, ये वो इंडस्ट्रीज के नाम है जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ये मॉडल्स को क्रिएट कर रहे हैं। अब आते हैं कस्टमर्स एंड सप्लाई फॉर्मेलिटी, ये ग्लोबलाइज, ये वो सर्विसेज हैं जो हम पूरी दुनिया में अगर कोई ऑपरेट परफॉर्म कर रहे हैं या कोई फंक्शनैलिटी दे रहे हैं तो हम उसके साथ किन चीज़ों का सामना हमें करना पड़ता है, किन मुश्किलात का, तो उसके अंदर रहते हुए हम काम करते हैं। कस्टमर्स एंड सप्लाई फेमिलियरिटी आ जाती है, फेमिलियरिटी मतलब एक जैसा होना। होटल्स कीप कस्टमर्स इंफॉर्मेशन, अमेजोन कस्टमर ट्रैकिंग आ जाती है, कस्टमर्स की ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखा जाता है कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, वो किस तरह रखते हुए आगे चीज़ों को लेके जा रहा है। इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, हमने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है चीज़ के अंदर, फैसला कुन अंदाज में काम कैसे चलना है। बेस्ट गेसेस विद राइट डिसीजन, अच्छा यहाँ पे वो कहता है कि आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपने गेस जो है वो बेस्ट लेना है, डिसीजन आपका राइट होना चाहिए, उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं थ्रू राइट इन्फो एट द रेट ऑफ राइट टाइम, यानी कि आपने राइट इन्फो ली है, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन ली है और ट्रू टाइम पे जाके आप उस चीज़ की इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा रहे हैं। कंपिटेटिव एडवांटेज वो एडवांटेज होता है जो पूरी दुनिया के साथ आपको कम्पीट करवा रहा है, आपकी थिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह बेटर वे में लेके जा रहा है। डूइंग द थिंग्स बेटर देन अदर्स, हाँ जी, हमारी जो थिंग्स हैं या ज़रूरतें हैं, चीज़ें, उनको दूसरों की निस्बत ये बेहतर बनाता है, उनके अंदर फैसिलिटीज़ पैदा करता है कि हमारी चीज़ें आगे से आगे कैसे मूव कर सकती हैं। अब आते हैं सर्वाइवल, जहाँ पे सर्वाइवल हो जाए तो सर्वाइवल का जो लफ्ज़ी मीनिंग है वो ये है हमारे पास कि किसी चीज़ को रहते हुए हमने सर्वाइव करना, उनकी चीज़ों को समझना कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसी के अंदर रहते हुए कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करना। IT इज नेसेसरी आइटम टू सर्वाइव ईजी बैंक, हाँ जी, IT क्या है, बहुत ही नेसेसरी आइटम है जिसके बगैर हम क्या अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी चीज़ों को इन्वॉल्व किए बगैर आगे नहीं चला सकते। इसमें बैंक्स में IT का होना बहुत जरूरी है, तभी हम ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह ETC फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस टूडे, क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या रोल है बिजनेस के टूडे। द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या क्या है, बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा मैनेजमेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस, यानी कि ये वो टूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए आपके किसी सॉफ्टवेयर के साथ डीलिंग कराते हैं, फिर उन सॉफ्टवेयर के साथ आपको काम करते हैं। 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपका हार्डवेयर भी होना चाहिए, फ्री आप कर सकते हैं, डाटा मैनेजमेंट का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर टेलीकम्युनिकेशन के इंटरनेट चाहिए, ये सारी चीज़ें आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए काम को परफॉर्म करवाते हैं। There is a growing interdependence between a firm's information
system and its business capabilities, charges in strategy, rules and business process has increasingly required changes in hardware, software, databases and telecommunication. Often what the organization would like to do depends on what its system will permit it to do. जब हमारा सिस्टम ग्रो करता है वो किसके अंदर डिपेंड करता है, ग्रो करता है एक फर्म का, वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम से ग्रो करता है कि हमारा जो बिजनेस की कैपेबिलिटीज है उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, किस तरह से हम उस सिस्टम को वर्क करवा रहे हैं, उनके अंदर स्ट्रेटेजीज, रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरह से लेकर चल रहे हैं, वो किस तरह से हमारी जो चीजें हैं उनके अंदर रिक्वायर चेंज कर रही हैं। अब ये बता रहे हैं कि हमें किन चीजों के अंदर जो जरूरत पड़ती है रिक्वायर करने के लिए, मतलब चेंजेस लाने के लिए, उनमें हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आती हैं। क्या हम ऑर्गेनाइजेशन को लाइक कर सकते हैं कि जो डिपेंड करता है आपके सिस्टम को, किस तरह से आपने उनको पेमेंट करना है, उनकी इजाजत किस तरह से काम को आगे लेके चलना है। एंड information system contains information about an organization and its surrounding environment, basic activities, input, processing and output produce the information organization need. Feedback is output returned to appropriate people or activities in the organization to evaluate and refine the input. Environmental actors such as customers, suppliers, competitors, stakeholders and regulatory agencies interact with the organization and its इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसमें यहाँ पे क्या है कि जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बेसिकली बताया हमारी 3 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। पहले आप इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद आपको आइडिया हो कि इनपुट के बाद आप लोग क्या करते हो, किस तरह से आउटपुट लेते हो, तो आगे फिर उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग कैसे करो, इस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लेके जाते हैं, आपका जो आउटपुट होता है वो आपको किस तरह से रिटर्न हो रही है, उसके अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, एक्टिविटीज को कैसे आगे लेके जाया जाता है, इन्वायरमेंटल एक्टर्स कौन से हैं जिन्हें कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर, स्टेक होल्डर, रेगुलेटरी एजेंसीज, ये सारी चीजें क्या है हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन को एक फर्म को एक बिल्ड करने में काम आती हैं। इनके इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हुए हम अपनी एक फर्म जो होती है उसको बिल्ड कर सकते हैं। जिस तरह ये हमने इसकी डायग्राम में देखा कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बिजनेस फर्म जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम पे टोटली डिपेंडेंट है, उसको देखते हुए हम उसके मुताबिक उसकी वर्किंग को करते हैं, एक फर्म बनाते हैं। ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, ये मॉडल एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। पहले हमारे पास आते हैं इंफॉर्मेशन राइट्स। इंफॉर्मेशन राइट्स में हमें ये पता हो कि हमारी प्राइवेसी मौजूद है, उसके अंदर सिक्योरिटी है, प्राइवेसी एंड फ्रीडम इन द इंटरनेट एज, के इंटरनेट की दुनिया के अंदर हमें प्राइवेसी एंड इंटरनेट यूरोपियन डायरेक्टरेट डाटा प्रोटेक्शन के हमें डाटा के ऊपर प्रोटेक्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमारा डाटा किस तरह से बिल्ड कर रहे हैं। इंटरनेट चैलेंजेस टू प्राइवेसी, जितने भी इंटरनेट के चैलेंजेस हैं वो हमें प्राइवेसी के जो इश्यूज हैं वो तो नहीं रेज करके दे रहे, टेक्निकल सोल्यूशंस को सॉल्व कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाए जो हमारे डाटा को प्रॉब्लमाइज कर रहा है या क्रिटिकल इश्यूज को क्रिएट कर रहा है तो क्या वो उनको सॉल्व आउट कर रहे हैं, करके दे रहे हैं हमें। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड सीक्रेट्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट, चैलेंजेस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ जाती हैं। नंबर अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स में जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जिक्र आता है ना, इसके अंदर जितने भी हमारे टेक्सुअल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी राइट्स जिनको हम लोग, एक तो होते हैं टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में टेंजिबल वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल वो होती है जिसको टच नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी गुडविल वगैरह हो जाती है जो कि हमारी साख होती है। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, सिस्टम को हम लोग जो है ट्रेडली जितने भी हमने काम किए अपने ट्रांसपोर्टेशन के या अपने सिस्टम को बिल्ड कराने के सीक्रेटली रखते हुए किया। कॉपीराइट उनके ऊपर सही तरह से बिल्ड किया गया, या फिर ये तो नहीं है कि हमने कोई काम किसी का जो कॉपीराइट के रूल्स एंड रेगुलेशन को हमने पढ़ा है। मतलब कॉपीराइट वो होता है कि हमने फॉर एग्जाम्पल किसी का यूट्यूब चैनल है, उसने किसी की वीडियो उठा के लगा ली है, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग चीज़ों को बिल्ड करवा सकते हैं। पेटेंट्स क्या होते हैं, पेटेंट्स वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो काम को आगे से आगे लेके जाते हैं। पेटेंट हम क्या कहते हैं, पेटेंट हमारे पास कोई भी वो चीज़ आ जाती है कि आप लोग जो हमारे पास लोगो है किसी भी जगह का, किसी इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम कहते हैं कॉपीराइट। क्या होते हैं कॉपीराइट, वो वाले राइट्स होते हैं कि अगर हमने किसी की चोरी करके कोई चीज़ ले ली है, कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश अपने नाम से करवा लिया, तो इसे हम कहते हैं कि हमने उसकी कॉपीराइट की है, हमारे ऊपर क्लेम लग जाता है। चैलेंजेस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अब जितने मिसाइल आते हैं हमें उन सबको डील करना आना चाहिए, जितने प्रॉपर्टी राइट्स में मिसाइल आते हैं। द मॉरल एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर उसके बाद आती है अकाउंटेबिलिटी, लाइबिलिटी एंड कंट्रोल, कंप्यूटर रिलेटेड लाइबिलिटी प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर
कंप्यूटर के रिलेटेड। अच्छा, लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया था, इसको वाजिबात करते हैं कि हमारे कंप्यूटर जितनी भी लाइबिलिटी है या कितने भी वाजिबात है, कोई हमारे ऊपर लागू तो नहीं हो रही है, हमने किसी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हमारी हमने लेनी है, किसी को हमने चीजें तो नहीं देनी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अकाउंट्स को देखते हुए हम करते हैं कंप्यूटर में रिलेटेड जितनी भी रिलायबिलिटी प्रॉब्लम है उनको डिजाइन करवाता है। सिस्टम क्वालिटी क्या होती है, डाटा क्वालिटी एंड सिस्टम्स एरर, डाटा की क्वालिटी और सिस्टम एरर्स को देखते हुए हम लोग करते हैं कि अगर कोई डाटा में कोई क्वालिटी बेहतर जा रही है, उनके सिस्टम में कोई एरर तो नहीं आ रहा, उनको देखते हुए वर्क करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, इक्विटी, एक्सेस एंड बाउंड्रीज। हमें अपने सिस्टम के अंदर रहते हुए उनको एक्सेस भी करना है, उनकी बाउंड्रीज को भी जो के अंदर रखते हुए हमने अपनी क्वालिटी को मैनेज करना है, चीज़ों को देखना है कि हमारी क्वालिटी किस तरह से जा रही है, चीज़ें कैसे बिल्ड कर रही है, हमारा सिस्टम उसके मुताबिक रहते हुए वर्क को देख रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैलेंसिंग पावर, यहाँ पे रैपिडली ऑफ चेंज, मेंटेनिंग बाउंड्रीज, डिपेंडेंस एंड वैल्यूएबिलिटी। बैलेंसिंग पावर में सेंटर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड, कि आपका सेंटर जो है उसके अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, रैपिडली चेंजेस की जाती हैं, ग्लोबली हम रैपिड चेंजेस आते हैं जिनको हम वाइप आउट करते हैं बिजनेस से, एंड यू जॉब क्विकली, कि आपका अपने एक काम जो आप परफॉर्म कर रहे हैं ना आपके बिजनेस के अंदर, आपका काम ये है कि आपकी जॉब ये है कि आपने आपको जो काम दिया गया है, आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए अगर कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आपके जो ऑनर है आपको अलाउ कर रहे हैं तो आप फटाफट उस काम को करें स्पीडली, और काम करके आप अपना बेहतर अंदाज में काम कर सकें। मेंटेन बाउंड्रीज आती हैं, डू एनीथिंग एनीवेयर, कि आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी जगह पे, फैमिली, वर्क एंड लेजर, यानी कि आपके पास कोई भी बाउंड्रीज है, आपने उसके अंदर अपनी बाउंड्रीज को देखना है कि आपका फैमिली वर्क क्या है, टाइम क्या है, आप किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं। आप 9 to 5 अगर एक जगह टाइम दे रहे हैं तो किस तरह अपने फैमिली को भी देख रहे हैं, या अपना घर में तो नहीं लेके जा रहे, अगर लेके जा रहे हैं तो किस टाइम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये अब आपका एक होती है मेंटेन बाउंड्रीज। अब इसी तरह अगर हम देखें अगर हमारा लास्ट डेज है तो क्या हम लास्ट डेज के मुताबिक अपना टाइम दे रहे हैं इसे। डिपेंडेंस एंड वैल्यूएबिलिटी, व्हाट हैपेंस इफ सिस्टम फेल, अगर सिस्टम फेल हो जाए तो ऐसा क्या होगा, तो ऐसा ये होगा कि हमारा सिस्टम जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा था हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इनके मॉरल्स, और कौन कौन से हमें आते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम देख चुके हैं कि जिसमें एक्सेस आ जाती है, हमें बाउंड्रीज बताती हैं, इनकी कंप्यूटर क्राइम एंड अब्यूसेस आ जाती हैं, इनके अंदर आते हुए वर्क करते हैं ट्रैक डाउन टेक्नोलॉजीज एंड री इंजीनियरिंग जॉबलेस, कि हमारे पास जितने भी इंजीनियर्स हैं ना वो एम्प्लॉय जो भी होते हैं वो जॉबलेस होना शुरू हो जाते हैं, अगर इस तरह के हम लोग फैसिलिटीज पैदा ना करें, बिजनेस के मौके पैदा ना करें। तो अब आते हैं इक्विटी एंड एक्सेस में, डू एनी वन एवरीवेयर हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट डिजिटल एज, इस दुनिया डिजिटल एज में, यानी कि हमारे पास जो कंप्यूटर के दौर चल रहा है इसमें हर किसी के पास सोशल क्लास क्लेवरनेस होगी, हमारे पास हर चीज़ हम किसी भी जगह पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, काम को आगे से आगे लेके जा सकते हैं, काम को कर सकते हैं। हेल्थ रिस्क क्या होता है, RSI, CDS एंड टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, टेक्नो स्ट्रेस, कि जितना भी हमने ये प्रॉब्लम्स हैं आ रहा है कि हमें कुछ ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं कि ये भी हमें पेश आ सकती हैं, इसके अंदर हमें इनसे अपने आप को बचाना है, इनसे बचते हुए हमने अपने सिस्टम को बिल्ड करना है। नेक्स्ट ये जो हमने बात की है कि ये हमने जितना भी सिस्टम में काम करना है वो ये चीज़ को सबसे पहले मद्देनजर रखना है कि हमारे पास जितना भी एम्प्लॉय का वर्क है, ये काम है, वो सारा इस हवाले से वर्क हुआ है, हमने उसकी क्वालिटी को देखा है, या हमें कोई हेल्थ रिस्क तो नहीं आगे, हमने उन प्रॉब्लम्स को तो नहीं देख लिया, ये तो नहीं कह लिया कि हमने हर जगह काम करते हुए या हमने जरूरत से ज्यादा काम कर लिया तो हमारे लिए हेल्थ रिस्क प्रॉब्लम्स वगैरह रेज हो गई हैं, ऐसा तो नहीं हुआ। उन चीजों को हम लोगों ने देखा। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग, इसमें अब हम देखेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस, BI। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है कि हमें हम अपने बिजनेस के अंदर हमारा इंटेलिजेंस लेवल क्या है, हम किस तरह से अपने बिजनेस की डीलिंग करें, हम कैसे देख रहे हैं कि जो हमारा बिजनेस है क्या वो डील कर पा रहा है, हमारा बिजनेस किस लेवल पे चल रहा है। टूल फॉर कंसोलिडेटिंग, एनालिसिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू हेल्प यूजर्स मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस। अच्छा, जितने भी टूल्स हैं ना उनमें वो क्या करेगा, उनकी कंसोलिडेशन चेक करेगा, उनके मुताबिक देखेगा कि डाटा जो है वो बिल्कुल ठीक वे से वर्क कर रहा है, उनकी एनालाइजेशन कैसी चल रही है, क्या उनको एक्सेस है कि हम ज्यादा अमाउंट पे डाटा एंटर कर सकें, और ये बेहतर तरीके से हमारे डिसीजन को लेने में हमारे लिए मदद कर सकता है। और ये क्या था, ये एक हारम एंटरटेनमेंट एजेंसी थी जिसने क्या किया था, एनालिसिस किया था कस्टमर्स के बारे में कि कस्टमर की जो गेमिंग प्रोफाइल है या वो आइडेंटिफाई करता है, यानी कि कस्टमर्स को अगर कोई गेमिंग प्रोफाइल बना के दी जाए तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल केस बन सकता है। यस, ये प्रॉफिटेबल केस बन सकता है, बहुत से लोग जो है गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल केस बन सकता है। प्रिंसिपल टूल्स कौन कौन से इंक्लूड है, सॉफ्टवेयर फॉर डेटाबेस क्यूरी एंड रिपोर्टिंग, ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग।
जब सॉफ्टवेयर डेटाबेस क्यूरी एंड रिपोर्टिंग के लिए लगाया जाता है, इसमें डीबीएमएस आ जाता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो कि एनालिसिस भी कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, उन क्यूरीज को ऐड करता है, उनकी रिपोर्ट बना रहा है। अब ऑनलाइन एनालिसिस जब हम करेंगे तो ओलैप आ जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हमने जिसके जरिए काम किया है, काम को देखा है कि हमारा जो एनालिसिस है पिछला काम कैसा हुआ था, उसको हमने अगले काम को कैसे लेके चले। डाटा माइनिंग यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रीवियस का नॉलेज के साथ अगले नॉलेज को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट, यूजिंग डेटाबेस टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंसेज एंड डिसीजन मेकिंग। अब इसमें हमारे पास एक फिगर आ रही है, इसको देखते हैं। डेटाबेस के अंदर डाटा वेयर हाउस, बिजनेस इंटेलिजेंस में डेटाबेस आता है, कीप ट्रैक ऑफ ट्रांजैक्शन, ओलैप, डाटा माइनिंग, क्यूरी रिपोर्टिंग, फाइंड पैटर्न्स एंड इनसाइट्स, डिसीजंस एंड रिस्पॉन्ड टू द डाटा एंड पैटर्न। डेटाबेसिस में क्या आता है कि हमने इसका ट्रैक रखना है कि डाटा कहाँ पे बन रहा है, कैसे लेके जाया जा रहा है। अब इनके ऊपर ये क्यूरीज बनेंगी, उनका वेयर हाउसेस देखा जाएगा कि क्यूरी की रिपोर्ट क्या है, किस तरह से इस रिपोर्ट को बनाया गया। इसके अंदर हमने पैटर्न्स फाइंड करने, पैटर्न्स को देखते हुए फिर हमने देखना, इस तरह हमने पैटर्न ड्रा कर लिया, हमने लेना कि क्या ये पैटर्न ठीक बना है, आया, इस पैटर्न के थ्रू हम अपनी वर्किंग चला सकते हैं, या हमें बराबर पीछे प्रीवियस में जाना पड़ेगा। देखिए इन्होंने एरो से भी शो कराया, डेटाबेस टू वेयर हाउस टू बिजनेस इंटेलिजेंस। A series of analytical tools work with data stored in database to find patterns and insight for helping managers and employees make better decisions to improve ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। इसमें हमें क्या कहता है कि एनालिटिकल टूल जितना भी होता है ना, वो वर्क करता है डाटा को स्टोर करना है, जिससे हम पैटर्न फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्प करते हैं मैनेजर्स के एंड एम्प्लॉयज की, कि वो बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पॉइंट आता है वो डाटा माइनिंग आता है। डाटा माइनिंग में मतलब ये होता है कि हमने अपने नॉलेज के साथ कंपेयर करना होता है प्रीवियस नॉलेज के साथ, इनके मोर डिस्कवरी ड्रिवन दैट ओवरलैप। यहाँ पे हमें जितना भी डिस्कवरी डाटा हुआ है, हमने उस डाटा को कंपेयर करना होता है प्रीवियस नॉलेज के साथ। फाइंड हिडन पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स इन लार्ज डेटाबेसेस। अच्छा, जितने भी हिडन पैटर्न्स है, इनके छुपे हुए पैटर्न्स, इनके जरिए हमने करना है। अगर हमने एक चेयर का भी पैटर्न बनवाना है कि हमें उसका आइडेंटिफिकेशन करवाने की, ये चेयर है या इसका ये रिलेशनशिप है लार्ज डेटाबेसेस में, तो हमें उसका पैटर्न दिखाना पड़ता है। इनफर्स रूल्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर। अच्छा, अब हमने जितना भी रूल बनाया उसके अंदर हमने ये प्रिडिक्ट किया कि हमारा फ्यूचर का बिहेवियर कैसे था, हम कैसे रह रहे हैं, किस तरह से चीजों को डील कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को कैसे लेके इंक्रीमेंट आगे से आगे हम करवा रहे हैं। अब आते हैं, these pattern and rules are used to guide decision making and forecast the effect of those decisions. Properly used to provide detailed analysis of patterns in customer data for one-to-one marketing companions are to identify profitable customers. Less well known, used to trace calls from specific neighborhoods that use stolen cell phones and phone accounts. ये पैटर्न जितने भी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, इसकी पहले यहाँ पे हमारे पास जो आया, द पैटर्न एंड रूल्स आर यूज टू गाइड डिसीजन मेकिंग एंड फोरकास्ट द इफेक्ट ऑफ दोज डिसीजन। फोरकास्ट का मतलब मशीन को ही करना, कि ये आइडिया लगाना कि जो हमने वर्किंग की है सही तरीके से काम कर रही है, इनकी डिसीजन मेकिंग कैसे चल रही है, इनका इफेक्ट कैसे चल रहा है, प्रॉपर्ली हम किस चीज को यूज करें, जो प्रोवाइड करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस पहले, यानी कि पूरी डिटेल में पड़ा हुआ है। और इनके पैटर्न के जितने भी कस्टमर्स का डाटा है, एक 1-to-1 मार्केटिंग हम करते हैं कैंपेन्स लगाने के लिए, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा प्रॉफिटेबल कस्टमर चल रहा है कि नहीं चल रहा, हम प्रॉफिटेबली काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अब लेस वेल नोन, वो चीजें जिनके बारे में हमें कम आइडिया होता है। यूज टू ट्रेस कॉल्स फ्रॉम स्पेसिफिक नेबरहुड, के हमने अपनी जगह से चेक करना है कि हमने जो कॉल्स की हैं हमको बेहतर तरीके से हम क्या ट्रेस कर सकते हैं। ये स्टोलन सेल फोन, जिसके जरिए हमारे स्टोलन सेल फोन या फोन के अकाउंट जो भी हैं उनको ट्रेस किया जा सकता है, इधर ये प्रोसेस ठीक है कि नहीं है, इसके जरिए हमने इसमें ये चेकिंग करते हैं। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। डेटाबेस अप्रोच टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अप्रोच का क्या मतलब होता है, किसी चीज के बारे में हमारी कितनी अप्रोचेस है, कितना हम डाटा को जो आगे मूव करवा सकते हैं, उनकी वर्किंग क्या काम को लेके जाता है, किस तरह से हम उसकी एबिलिटीज को देख सकते हैं, इन सब चीजों को हम अप्रोच होना कहते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी अप्रोचेस हमारे पास आती है डेटाबेसेस की मैनेजमेंट को देखते हुए, कि वो अप्रोच कैसे लेके चल रही है, अपने डाटा को एक्सप्लेन करते करें। कैपेबिलिटीज ऑफ डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज है। नंबर 1 डाटा डेफिनेशन कैपेबिलिटी, नंबर 2 डाटा डिक्शनरी। डाटा डेफिनेशन कैपेबिलिटी में क्या था, स्पेसिफाई
स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, कंटेंट यूज टू क्रिएट टेबल्स एंड डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड्स। अच्छा, इसमें हमारे पास जितना भी टेबल बनता है ये हमारी क्या करती है, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस का कंटेंट बनाती है, उसके अंदर यूज करती है टेबल को क्रिएट करने के लिए, और उनके जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी फील्ड्स के 1 by 1 करके उनको डिस्क्राइब करती है। जब डिक्शनरी का वर्ड आ जाता है, डिक्शनरी जैसे हमारे मोबाइल की डिक्शनरी होती है, उसके अंदर हम अपने कॉन्टेंट नंबर्स वगैरह या उनकी डिटेल्स को सेव करते हैं, तो इसी तरह हमारे डाटा की भी डिक्शनरी होती है, ऑटोमेटेड और मैनुअल फाइल स्टोरिंग डेफिनेशन ऑफ डाटा एलिमेंट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। ये जिस कहते हैं अगर आप लोग कंप्यूटराइज कर लें या मैनुअल में कर लें, दोनों सूत्रों में हमें डिक्शनरी रखनी पड़ती है, काम को चलाने के लिए उनकी डाटा डिक्शनरी बनानी पड़ती है, ताकि हमारा डाटा जो है एक अरेंज्ड फॉर्म में आ जाए, ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड फॉर्म में हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि चीज के अंदर चेंजिंग लाना, अपने मुताबिक चीज को ढालना। इसके अंदर इसमें बताया गया यूज टू ऐड, चेंज, डिलीट, रिट्राइव डाटा फ्रॉम डाटाबेस। इसके अंदर हम चीज को ऐड भी कर सकते हैं, निकाल तब्दील भी कर सकते हैं, उस चीज को डिलीट भी कर सकते हैं, उसका डाटा रिट्राइव यानी कि दोबारा से हासिल भी किया जा सकता है, कहाँ से, किसी भी डाटाबेस से। अब ये एसक्यूएल, जहाँ पे एसक्यूएल आता है, एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी जैसे हम प्रोग्रामिंग में सिंटैक्सेस लगा के अपना काम करते हैं, इसी तरह इसमें भी सिंटैक्सेस लगा के काम किया जाता है, जिनमें हम लोग कमांड्स देते हैं, फिर वर्किंग आगे होती है, ये क्यूरी लग के। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूजर टूल्स फॉर जनरेशन एसक्यूएल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो भी है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि जनरेट करता है एसक्यूएल के टूल को। इसमें भी हम, यानी एक बेसिक फीचर है एक एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर चलाने के लिए। आल्सो मैनी हैव रिपोर्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज फॉर क्रिएटिंग पब्लिश रिपोर्ट्स करने के लिए क्रिस्टल रिपोर्ट्स। अब हमारे पास बहुत से डेटाबेसेस ऐसे हैं जिन्हें डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारे रिपोर्ट्स को क्रिएट करवाते हैं, उनके अंदर डाटा की एबिलिटी बढ़ाते हैं, उन काम को आगे से आगे ले जाने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। ये थे मेन पॉइंट। नंबर 1 डाटा डिक्शनरी डेफिनेशन, कैपेबिलिटी। नंबर 2 डिक्शनरी के डेफिनेशन में हमारे पास आता है कि डाटा बनना कैसा है, उसकी क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कितनी चीजें आएंगी। डिक्शनरी में आता है उनको स्टोर कैसे करना है, मैनिपुलेशन में उनकी लैंग्वेजेस ऐड सारा कुछ आता है। अब आते हैं यूजिंग डेटाबेसेस टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंसेज एंड डिसीजन मेकिंग। हम डेटाबेसेस के जरिए क्या अपनी बिजनेस परफॉर्मेंसेज जो होती हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग यानी कि ऐसी पावर इस्तेमाल करना, ऐसे डिसीजन लेने की हमारे पास सलाहियत मौजूद है। जी मौजूद है। कैसे मौजूद है? डाटा वेयर हाउसेस को देखते हैं। वेयर हाउसेस का मतलब होता है स्टॉक करना चीज का, एंड हमने उसकी जमा पूंजी रखनी होती है, यानी कि डाटा को ज्यादा मिकदार में हमने सेव करना होता है। स्टोर करंट एंड हिस्टोरिकल डाटा फ्रॉम मैनी और ऑपरेशनल ट्रांजैक्शन सिस्टम, कि हम अपने डाटा का करंट या हिस्टोरिकल पिछला रिकॉर्ड होता है कई जगहों से, उसको हम ट्रांजैक्शन सिस्टम के थ्रू सेव कर सकते हैं, उस डाटा को रख सकते हैं। कंसोलिडेट एंड स्टैंडर्डाइजेशन इंफॉर्मेशन फॉर यूज across enterprise but data cannot be altered, कि आपका जितना भी डाटा है या स्टैंडर्डाइजेशन इंफॉर्मेशन है उसको हम इंटरप्राइज कर सकते हैं, बिजनेस के साथ डीलिंग कर सकते हैं, लेकिन डाटा के अंदर बाद में चेंजिंग नहीं की जा सकती। अल्टरेट का मतलब होता है इसके अंदर और एडिशन नहीं की जा सकती। जब एक डाटा हम निकाल ले तो दूसरे डाटा को भी अच्छी तरह हमने जज करके फिर ही आगे मूवमेंट करवानी होती है। डाटा वेयर हाउस सिस्टम विल प्रोवाइड क्यूरी एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टूल्स। ये मेन टूल्स हैं जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यूरी यानी कि कमांड लगाने का, फिर उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो डाटा वो सही तरह से वर्क कर रहा है, फिर रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्टिंग कहाँ जा रही है, सही तरह से हमने रिपोर्ट किया, हमने जो रिपोर्ट हमारी पिछली थी उसके मुताबिक हमने वर्क करवाया है। अब आते हैं डाटा मार्ट, जिसे डी मार्ट भी बोलते हैं। सबसेट ऑफ डाटा वेयर हाउस विच समराइज्ड और हाईली फोकस्ड पोर्शन ऑफ फंड्स डाटा by use by specific population of users typically focuses on single subject or line of businesses। पहले डाटा वेयर हाउस का जो सबसेट है वो क्या होगा, जिसके अंदर हम डाटा को समराइज करते हैं, इनको जोड़ के रखते हैं, या फिर हाईली हमारा जो मेन फोकस होता है किसके ऊपर होता है, डाटा के फंड के ऊपर, जो स्पेसिफिक पॉपुलेशन यानी कि एक ही तरह के लोगों के अंदर रहते हुए काम करते हैं, एक ही स्पीशीज के अंदर रहते हुए करते हैं। और टिपिकली ये जिसका फोकस सिंगल सब्जेक्ट होता है, ये लाइन ऑफ बिजनेस मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर, या तो हम अपनी सप्लाई कर रहे हैं या उस चीज को परचेज कर रहे हैं, या फिर उसका इसी लाइन को देखते हुए हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। ये डाटा वेयर हाउस एंड डाटा मार्ट, ये दो मेन पॉइंट्स हैं जिनके जरिए हम डाटा की परफॉर्मेंसेस को इंक्रीज कर सकते हैं और अपना डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, जो हमारे डाटा के लिए बेनिफिशियल साबित होता है। बिजनेस परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग, इसमें अब हम देखेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस, बीआई। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है कि हमें
हम अपने बिजनेस के अंदर हमारा इंटेलिजेंस लेवल क्या है, हम किस तरह से अपने बिजनेस की डीलिंग करें, हम कैसे देख रहे हैं कि जो हमारा बिजनेस है क्या वो डील कर पा रहा है, हमारा बिजनेस किस लेवल पे चल रहा है। टूल फॉर कंसोलिडेटिंग एनालिसिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू हेल्प यूजर्स मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस। अच्छा, जितने भी टूल्स हैं ना उनमें वो क्या करेगा, उनकी कंसोलिडेशन चेक करेगा, उनके मुताबिक देखेगा कि डाटा जो है वो बिल्कुल ठीक वे से वर्क कर रहा है, उनकी एनालाइजेशन कैसी चल रही है, क्या उनको एक्सेस है कि हम ज्यादा अमाउंट पे डाटा एंटर कर सकें, और ये बेहतर तरीके से हमारे डिसीजन को लेने में हमारे लिए मदद कर सकता है। और ये क्या था, ये एक हारम्स एंटरटेनमेंट एजेंसी थी जिसने क्या किया था, एनालिसिस किया था कस्टमर्स के बारे में कि कस्टमर की जो गेमिंग प्रोफाइल है या वो आइडेंटिफाई करता है, यानी कि कस्टमर्स को अगर कोई गेमिंग प्रोफाइल बना के दी जाए तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल केस बन सकता है। यस, ये प्रॉफिटेबल केस बन सकता है, बहुत से लोग जो है गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल केस बन सकता है। प्रिंसिपल टूल्स कौन कौन से इंक्लूड है, सॉफ्टवेयर फॉर डेटाबेस क्यूरी एंड रिपोर्टिंग, ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग। जब सॉफ्टवेयर डेटाबेस क्यूरी एंड रिपोर्टिंग के लिए लगाया जाता है, इसमें डीबीएमएस आ जाता है, कैसा सॉफ्टवेयर बनाना जो कि एनालिसिस भी कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, उन क्यूरीज को ऐड करता है, उनकी रिपोर्ट बना रहा है। अब ऑनलाइन एनालिसिस जब हम करेंगे तो ओलैप आ जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हमने जिसके जरिए काम किया है, काम को देखा है कि हमारा जो एनालिसिस है पिछला काम कैसा हुआ था, उसको हमने अगले काम को कैसे लेके चले। डेटा माइनिंग, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रीवियस का नॉलेज के साथ अगले नॉलेज को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट, यूजिंग डेटाबेस टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंसेज एंड डिसीजन मेकिंग। अब इसमें हमारे पास एक फिगर आ रही है, इसको देखते हैं। डेटाबेस के अंदर डाटा वेयर हाउस, बिजनेस इंटेलिजेंस में डेटाबेस आता है, कीप ट्रैक ऑफ ट्रांजैक्शन, ओलैप, डाटा माइनिंग, क्यूरी रिपोर्टिंग, फाइंड पैटर्न्स एंड इनसाइट्स, डिसीजंस एंड रिस्पॉन्ड टू द डाटा एंड पैटर्न। डेटाबेसिस में क्या आता है कि हमने इसका ट्रैक रखना है कि डाटा कहाँ पे बन रहा है, कैसे लेके जाया जा रहा है। अब इनके ऊपर ये क्यूरीज बनेगी, उनका वेयर हाउसेज देखा जाएगा कि क्यूरी की रिपोर्ट क्या है, किस तरह से इस रिपोर्ट को बनाया गया, इसके अंदर हमने पैटर्न्स फाइंड करने, पैटर्न्स को देखते हुए फिर हमने देखना, इस तरह हमने पैटर्न ड्रा कर लिया, हमने लेना कि क्या ये पैटर्न ठीक बना है, आया, इस पैटर्न के थ्रू हम अपनी वर्किंग चला सकते हैं, या हमें बराबर पीछे प्रीवियस में जाना पड़ेगा। देखिए इन्होंने एरो से भी शो कराया है, डेटाबेस टू वेयर हाउस टू बिजनेस इंटेलिजेंस। A series of analytical tools work with data stored in database to find patterns and insight for helping managers and employees make better decisions to improve ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। इसमें हमें क्या कहता है कि एनालिटिकल टूल जितना भी होता है ना वो वर्क करता है डाटा को स्टोर करना है, जिससे हम पैटर्न फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्प करते हैं मैनेजर्स की एंड एम्प्लॉयज की, कि वो बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पॉइंट आता है वो डाटा माइनिंग आता है। डाटा माइनिंग में मतलब ही ये होता है कि हमने अपने नॉलेज के साथ कंपेयर करना होता है प्रीवियस नॉलेज के साथ, इनके मोर डिस्कवरी ड्रिवन डेट ओवरलैप। यहाँ पे हमें जितना भी डिस्कवरी डाटा हुआ है हमने उस डाटा को कंपेयर करना होता है प्रीवियस नॉलेज के साथ। फाइंड हिडन पैटर्न्स रिलेशनशिप्स इन लार्ज डेटाबेसेस। अच्छा, जितने भी हिडन पैटर्न्स है, इनके छुपे हुए पैटर्न्स, इनके जरिए हमने करना है। अगर हमने एक चेयर का भी पैटर्न बनवाना है कि हमें उसका आइडेंटिफिकेशन करवाने की, ये चेयर है या इसका ये रिलेशनशिप है लार्ज डेटाबेसेस में, तो हमें उसका पैटर्न दिखाना पड़ता है। इन्फर्स रूल्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर। अच्छा, अब हमने जितना भी रूल बनाया उसके अंदर हमने ये प्रिडिक्ट किया कि हमारा फ्यूचर का बिहेवियर कैसे था, हम कैसे रह रहे हैं, किस तरह से चीजों को डील कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को कैसे लेके इंक्रीमेंट आगे से आगे हम करवा रहे हैं। अब आते हैं, these pattern and rules are used to guide decision making and forecast the effect of those decisions, properly used to provide detailed analysis of patterns in customer data for one-to-one marketing companions are to identify profitable customers, less well known, used to trace calls from specific neighborhoods that use stolen cell phones and phone accounts। ये पैटर्न जितने भी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके पहले यहाँ पे हमारे पास जो आया, द पैटर्न एंड रूल्स आर यूज टू गाइड डिसीजन मेकिंग एंड फोरकास्ट द इफेक्ट ऑफ दोज डिसीजन। फोरकास्ट का मतलब पेशीन गोई करना, कि ये आइडिया लगाना कि जो हमने वर्किंग की है सही तरीके से काम कर रही है, इनकी डिसीजन मेकिंग कैसे चल रही है, इनका इफेक्ट कैसे चल रहा है, प्रॉपर्ली हम किस चीज को यूज करें, जो प्रोवाइड करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस पहले, यानी कि पूरी डिटेल में पड़ा हुआ है। और इनके पैटर्न के जितने भी कस्टमर्स का डाटा है, एक 1-to-1 मार्केटिंग हम करते हैं कैंपेन्स लगाने के लिए, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा प्रॉफिटेबल कस्टमर चल रहा है कि नहीं चल रहा, हम प्रॉफिटेबली काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अब लेस वेल नोन, वो चीजें जिनके बारे में हमें कम आइडिया होता है। यूज टू ट्रेस कॉल्स फ्रॉम स्पेसिफिक नेबरहुड, के हमने अपनी जगह से चेक करना है कि हमने जो कॉल्स की हैं उनको बेहतर तरीके से हम क्या ट्रेस कर सकते हैं। ये स्टोलन सेल फोन, जिसके जरिए हमारे स्टोलन सेल फोन या फोन के अकाउंट जो भी हैं उनको ट्रेस किया जा सकता है, इधर ये प्रोसेस ठीक है कि नहीं है, इसके जरिए हमने इसमें ये चेकिंग करते हैं।
जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलैबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।